नमस्कार दोस्तों। श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेमवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और मैं कक्षा 8 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चैप्टर का नाम है वह देश कौन सा है, जिसके लेखक है रामनेस त्रिपाठी, जिनका कवि परिचय बताने की बात करें हम स्टार्टिंग कि रामनेस त्रिपाठी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1881 को जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई उनकी 16 जनवरी 1962 को। उनकी कुछ रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी। इन रचनाओं में श्रेष्ठ उनकी रचना थी जिनके लिए उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उन्होंने रचना हमारे यहाँ चैप्टर दिया पहला कक्षा 8 के लिए कि वह देश कौन सा है। तो हम उस देश के लिए बात करना चाहेंगे कि वह देश कौन सा है, कौन सा देश। उस देश के लिए उन्होंने कुछ हमें क्लू दिए हैं कि उन क्लू के आधार पर हम ये डिसाइड करने में कोशिश करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वह देश कौन सा है। आखिरकार उन्होंने सीधे रूप से ये नहीं बताया कि कौन सा देश है। हालांकि उनका जन्म हमारे देश भारत में हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वह देश कौन सा है, किस देश के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन उस देश के लिए उन्होंने कुछ उपमानों का प्रयोग किया, कुछ संकेतांकों का प्रयोग किया है और उनके माध्यम से वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जिस देश के हैं उस देश की क्या क्या विशेषता है। उस देश की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बात की है। उनकी जो रचनाओं का हमारे यहाँ दिया गया है कि उस देश की ऐसी विशेषताएं हैं जो इस देश को विश्व के अनेक देशों से या अन्य देशों से कुछ अलग सा प्रतीत होता है या बताने के प्रयास किया है। जैसे मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा ऐसा देश है। मनमोहिनी, यहाँ एक शब्द है मनमोहिनी। मनमोहिनी का अर्थ हम लेना चाहें तो यहाँ कहेंगे कि मन को मोहने वाला ऐसा देश जो मन को मोह ले। प्रकृति जानते हैं कि जो गोद में, अर्थात ऐसा देश जो प्राकृतिक रूप से एक ऐसे स्थान पर विराजमान है, ये यूं कहें कि भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी है जहां प्राकृतिक दशा से वो बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही रम्य है, बहुत ही सुंदर है। ऐसी जगह पर वो एक गोद, जैसे माता की गोद होती है, अंचल होता है, वैसे ही वह देश एक ऐसा है जो प्रकृति की एक अन्य जो विशेषताएं, भौगोलिक जो दशाएं हैं, उन श्रेष्ठ भौगोलिक दशाओं के बीच में मध्य में वो ऐसा देश बसा है। सुख स्वर्ग सा जहां है और वहां पर रहने वाले लोगों को इतना आनंददायक और इतना स्वर्ग के तरह सुंदर प्रतीत होने वाला, हर तरह से सुख संपन्नता का एहसास कराने वाला ऐसा वह देश कौन सा है। यहाँ भी कभी नहीं, अभी तक यह नहीं बताया कि वो किस देश के बारे में बात कर रहा है। हम इस क्लू के आधार पर, ये जो क्लू दिए, संकेतांक दिए, उसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कवि किस देश के लिए कहना चाह रहा है, कौन सा वह देश है, उस देश की ये विशेषताएं कहाँ कहाँ किस दशाओं में वो पाया जाता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं। एक दशा का उन्होंने यहाँ कवि ने बताने का प्रयास किया है कि वह देश एक ऐसा देश है जिसकी प्राकृतिक दशाएं बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है, भौगोलिक संपन्नता से युक्त है, हरा भरा है, स्वर्ग के जैसा सुख देने वाला है। अर्थात हम यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कौन से देश के बारे में बात की जा रही है, जो हर तरह से, जहाँ रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, मैदान भी है, खेत खलिहान भी है, जहाँ पर हरियाली से युक्त भी है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पद, जिसका चरण निरंतर रत्नेश दोहरा है। एक शब्द है यहाँ रत्नेश, जिसका चरण, चरण जानते हैं, पैर, पैर को बोलते हैं।
जिसका चरण रत्नेश धो रहा है। अब यहाँ रत्नेश का मतलब है, यहाँ पर एक संधि है, रत्न धन ईश, रत्न धन ईश। संधि का अगर नाम की बात करें तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। संधि की बात की, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है उसका एक भेद है, गुण स्वर संधि, उसका उदाहरण है रत्न धन ईश से बनता है रत्नेश। ईश का मतलब होता है स्वामी, अर्थात रत्नों का स्वामी। रत्न जहां उत्पन्न होते हैं, रत्न जहां उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये लिया गया है समुद्र से। तो हमारे को यहाँ रत्नेश शब्द का अर्थ कठिन शब्द था, उसका अर्थ मालूम चल गया कि रत्नेश का मतलब क्या है, कि जिसका चरण निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है और उसका मुकुट यानी सिर पर जो मुकुट है वो हिमालय, वह देश कौन सा है? ऐसा देश, ऐसा देश। मां भारती की बात करना चाहे हम, अगर हम भारत देश की मानचित्र की बात करें तो इसके उत्तर दिशा में यहाँ एक पर्वतमाला है जिसका नाम है हिमालय, और दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में उसके एक समुद्र है, दक्षिण दिशा में समुद्र है हिंद महासागर। तो यहाँ कवि ने बताने का प्रयास किया है कि एक ऐसा देश है जिसके मुकुट के रूप में हिमालय पर्वत विराजमान है, और ऐसा लगता है कि इसके जो चरण है यानी इसके पैर है वो निरंतर समुद्र उसके पांव को धो रहा है। रत्नेश यानी रत्नों को उपजाने वाला, अर्थात रत्न कहाँ उत्पन्न होते हैं? समुद्र में। रत्न कहाँ उत्पन्न होते हैं? समुद्र में। तो समुद्र उस देश के पांव को धो रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर बताने का प्रयास किया है कि जो भारत है उसकी जो दक्षिण दिशा है, उत्तर है हिमालय, नीचे दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो निरंतर उसके पांव को, उसके चरणों को धो रहा है। अर्थात यहाँ हमें कुछ समझ में आ गया होगा कि किस देश के लिए यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि वह देश कौन सा है। अर्थात वो देश भारत है, जिसके सिर पर हिमालय जैसा पर्वत है वाले, जिसके चरणों को महासागर या यूं कहें कि समुद्र उसके चरणों को धो रहा है। ऐसा देश जिसकी प्रकृति मन को मोह लेने वाली है, वो एक भौगोलिक दशा की गोद में, प्रकृति की गोद में बसा हुआ देश है, जहाँ पर उसकी सुख संपन्नताओं से युक्त है, या यूं कहें कि जो देश भारत देश है वहाँ पर रहने वाले लोगों को सुख का स्वर्ग के जैसा आनंद प्राप्त होता है। नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना कौन सा? नदियां जहाँ सुधा, नदियों में जल बहता है हमें सबको मालूम, लेकिन क्या नदियां सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा का मतलब होता है अमृत। तो क्या नदियां में अमृत बह सकता है? तो यहाँ अमृत से मतलब क्या है? अमृत का अपोजिट होता है, विलोम होता है जहर या विष। तो नदियों का जल कैसा है? अमृत के समान, जो लोगों को सुख या यूं कहें कि आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला ऐसा जल जो किसानों के लिए एक अमृत के समान है, जहां नदियों का पानी मिलता है, किसान खेतों से सिंचाई करते हैं, कुछ लोग अपने पीने के लिए काम में लेते हैं, कुछ लोग जानवरों के लिए काम में लेते हैं। अर्थात ऐसा जल जो लोगों के लिए, इंसानों के लिए, या यूं कहें कि संसार के जो भी लोग हैं उन सब के लिए एक जीवनदायी का काम करते हैं, इसलिए उसे अमृत कहा गया है। कि नदियाँ, वो देश ऐसा है जहाँ पर नदियाँ सुधा की धारा के रूप में बह रही है, अमृत के समान बह रही है, लोगों का हित के काम में आ रही है।
नदियों के जो जल बह रहा है उससे लोग अनेक रूपों में काम में लेते हैं, खेती करने में, पीने में, जानवरों को पिलाने में, या बहुत सारी कल कारखाने उनमें, उन सब के रूप में नदियों का पानी हमारे यहाँ काम में आ रहा है। सींचा हुआ सलोना और उन नदियों के द्वारा जो सींचा गया जो क्षेत्र है वो ऐसा धन धान्य और संपन्नता से युक्त है। सलोना यानी सुंदर, ऐसा वह सुंदर देश जहाँ पर नदियों के द्वारा सींचा गया जल के द्वारा वह देश सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है, वह ऐसा देश है। वह देश कौन सा है? वह देश है हमारा भारत। अर्थात यहाँ राम नरेंद्र त्रिपाठी संकेतांकों के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह ऐसा देश कौन सा है। वह देश है भारत, जिसके बड़े रसीले फल और उस देश में जो उत्पन्न होने वाले फल है वो कैसे हैं? रसीले। रसीले यानी रस प्रदान करना। बहुत ही मीठे। रसीले यानी बहुत ही मीठे, रस को प्रदान करने वाले, जिसके बड़े रसीले फल हैं। ऐसे फल जो बहुत ज्यादा मात्रा में रस को प्रदान करने वाले हैं। कंद जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होने वाले फल। नाज ये एक देशीय शब्द है जिसका उपयोग करते हैं हम अनाज के लिए, खाद्यान्न के लिए, जो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन प्राप्त के रूप में अनाज का हम प्रयोग करते हैं उसके लिए। और मेवे, ये दूध से, मेवे कहते हैं जो दूध से बनाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें मेवे कहा जाते हैं। ऐसा देश है जहाँ पर ऐसे फल है जो बहुत ही रसीले हैं, मीठे हैं, बहुत ही ज़्यादा रस प्रदान करने वाले ऐसे फल हैं, बहुत ही मीठे फल हैं। कंद है यानी जमीन के नीचे, धरातल के नीचे जो बोए जाने वाले जो फल होते हैं उन्हें कंद कहा जाता है। नाज यानी अनाज और मेवे यानी सूखे जो दूध से बनाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके लिए मेवे के रूप में उपयोग किया जाता है। सब अंग में सजे हैं, वह अनेक रूपों में यहाँ सजे हैं, अर्थात हर रूप में हमें प्राप्त हैं। लोग उन्हें सेवन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वह ऐसा कौन सा देश है? वह देश है हमारा ऐसा भारत देश। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारत देश की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ भारत की कुछ विशेषताओं के रूप में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ऐसा भारत देश जिसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतमाला है तो नीचे दक्षिण दिशा में समुद्र है, जो निरंतर ऐसा लग रहा है कि भारत देश के चरणों को वो धो रहा है। यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, यहाँ की जो विश्व से कुछ अलग है उनकी प्रकृति उस भारत की, वो मन को मोह लेने वाली है। और वो ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहाँ पर लोगों को सुख संपन्नता, सुख यानी ऐसा सुख प्राप्त होता है जैसे मानो कि स्वर्ग के जैसा उनको सुख मिलता है। यहाँ पर नदियाँ अमृत के समान बह रही है, मानो कि अमृत के समान, यानी लोगों का भला हो सकता है। जो ऐसा जल जो लोगों के काम में आता है अमृत के समान है, बहुत ही फलदायी है। और उस देश के कारण, उस नदियों के जल के कारण वो देश सुख समृद्धि को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर फल, कंद है, नाज यानी अनाज में वगैरह यहाँ के लोगों को मिल रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रसीले हैं, स्वादिष्ट हैं और इन सब रूपों में वो लोगों को मिल रहे हैं, लोग उसे प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में ये सब चीज़ें जहाँ मिलती है वह देश है हमारा भारत देश। हम आगे की ओर, आगे का जो पद है इसकी बात करते हैं हम